हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, इस बार भी सेकंड ग्रेड जीके पेपर में हमारा स्कोर 90+ % होना आवश्यक है। अब बात करें तो एक दिन में अगर जैसे आपकी 100% है तो आप ये टारगेट लीजिए कि आपको एक दिन में 2 से 3 प्रश्नों को क्लियर करना है। समझ गए? मतलब ये है कि आपका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें विस्तार से पढ़ना है या फिर इस तरह से पढ़ना है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके 100 क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन की तैयारी आपके अच्छे से हो। एक एक क्वेश्चन जैसे मानते हैं कि आपके राजस्थान का इतिहास है, ये आपका सिलेबस है। अब राजस्थान के इतिहास से मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके यहाँ से 11 क्वेश्चन आते हैं। अब 11 क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 11 क्वेश्चनों का भी डिवाइडेशन यहाँ से हो रहा है। जैसा कि आपको यहाँ से पता है, प्राचीन सभ्यताओं से आपके 2 क्वेश्चन, आपके दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, मैंने आपको अलग अलग बता रखा है। तो आपको पता है कि 2 क्वेश्चन जैसे यहाँ से आते हैं तो 2 क्वेश्चनों की तैयारी आपको यहाँ से करनी है। इसी तरह से यहाँ से 8वीं से 18वीं शताब्दी का जो इतिहास है, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चनों की तैयारी आपको यहाँ से करनी है। आपको आराम से चलते हुए आपको एक एक क्वेश्चन पर विशेष कमांड करनी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको ही सिलेक्शन दिलाएगा। अब मैं बात करता हूं, जैसा कि आपके एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का, रणथंभौर का, जालोर का संबंध। मैं पूरा ही सिलेबस आपको यहाँ पर करवाऊंगा और आपको यहाँ पर ध्यान देना है एक एक चीज का। अब जैसा कि ये टॉपिक है आपके दिल्ली सल्तनत के साथ दिल्ली, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर का संबंध, यहाँ से आपके हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही है। अब आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, जैसा कि अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन से हैं? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अब तक आपके सेकंड ग्रेड में 2010 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। किस टॉपिक से? ये टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, यानी कि मेवाड़, रणथंभौर और जालोर 3 शासक है, तीनों का संबंध है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखना, एक बार आप एनालिसिस करना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। परिस्था के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ? अब यहाँ हुआ 1311 ईस्वी में। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। तो क्या इससे पहले भी किया था क्या? हाँ, किया था। इससे पहले, जालोर से पहले उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसका सेनापति था कमलाउद्दीन गुर्ग, उसने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण किया था 1308 में और उसका नाम जो था, सिवाना का नाम खैराबाद कर दिया था। और सिवाना को वहां से लौटते समय बीनमाल से होते हुए वो जालोर पहुंचे और बीनमाल को उसने कमलाउद्दीन गुर्ग ने जला दिया। और जलाने के बाद में, क्योंकि बीनमाल को राजस्थान की दूसरी ब्रह्मपुरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कन्नड़ देव के ऊपर इसने आक्रमण किया था, उसके अलग अलग है। अब देखो आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने ही तीनों जगह आक्रमण किए थे। कहाँ पर? रणथंभौर में, मेवाड़ में और जालोर में, क्योंकि तीनों का संबंध इससे ही अधिकांश आएगा। तो ये आपको तीनों में ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चनों को यहाँ से ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अब रणथंभौर का शासक पूछा है तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय अगर बात करें तो आक्रमण के समय रणथंभौर का जो शासक था वो था हमीरदेव चौहान। अब रणथंभौर का शासक था कौन था? हमीरदेव चौहान। अब आपको एक बात और ध्यान देना होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको हमीरदेव के बारे में बताऊं तो हमीरदेव की जो पत्नी थी रंगदेवी, कौन थी? रंगदेवी थी। इसके बाद में इसके सेनापति था रतिपाल और रनमल, ठीक है, रतिपाल और रंगमल। तो रतिपाल और रनमल तो दोनों में, तीनों में तीनों में र है, तीनों में। रंगदेवी ने तो जोहर किया था, राजस्थान का प्रथम जल जोहर किया था। वहां पर हमीरदेव ने अपनी पुत्री पद्मा के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। उसी में इसने, रंगदेवी ने जल जोहर किया था और इसकी जो पुत्री थी उसने भी यहाँ पर जल जोहर किया। और हमीर ने, रतिपाल और जो हमीर के सेनापति रतिपाल और रनमल दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। इस कारण
वहां पर अलाउद्दीन खिलजी जीत पाया था। ये अलग अलग मैं विस्तार से बताऊंगा। आगे देखो, रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो यहां पर अगर बात करें तो हमीर के विरुद्ध उसने, अगर बात करें तो 3 सेनापति भेजे थे। एक था उलुग खा, एक था यहां पर बात करेंगे नुसरत खा और एक था अलग खा। ये अलग खा, ये 3 सेनापति थे जिसने उसने भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे। ये क्वेश्चन पूरे आए हुए हैं आपके। यहां पर उलुग खा, नुसरत खा और अलग खा 3 भेजे थे, लेकिन जो नेतृत्व किया था वो किया था उलुग खा ने, जिसमें से नुसरत खा यहां पर बात करेंगे, नुसरत खा यहां पर मारा गया था। कौन सा सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान मारा गया था? अगर बात करें तो आपको पता होगा कि हमीर के 2 सेनापति और थे, धर्म सिंह और भीम सिंह, जिसमें से क्या हुआ कि जब वो लौट रहे थे भीम सिंह और धर्म सिंह, तब अलग खान ने यहां पर भीम सिंह पर क्या हुआ, भीम सिंह पर धोखे से वार कर दिया और धोखे से वार करने के कारण भीम सिंह की मृत्यु हो गई। हमीर का सेनापति था और भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद में उसने, जो धर्म सिंह दोनों थे, कौन थे? धर्म सिंह भी दोनों ही थे। तो धर्म सिंह जब वापस दरबार में गया तो धर्म सिंह से कहा कि भीम सिंह कहां है? तो हमें इसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो हमीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया और बाद में अलग खा वापस दिल्ली चला गया। भीम सिंह की मृत्यु आती है, बाद में दोनों रह जाते हैं यहाँ पर। तो नुसरत खा भी बाद में मारा जाता है। बाद में लास्ट ये उलुग खा ही बचता है, तो उलुग खा ही यहाँ पर हमीर के विरुद्ध लड़ता है। तो यही यहाँ पर नेतृत्व करता है। ये बात यहाँ पर ध्यान देना, गहराई से देखना है हमें, एक क्वेश्चन को यहाँ पर गहराई से देखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन जो टॉपिक है वो पूर्व वर्षों के प्रश्नों से ही क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने की पहले यहाँ पर देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चनों पर यहाँ पर थप जाना है। अगर 15 मिनट की क्लास में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो आप 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे में आपके एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहा है तो आप रोज डेली 8 घंटे पढ़ोगे, 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और टोटल आपके 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर एवरेज देख लो, आपको बहुत समय मिलेगा, लेकिन आपको समय का सही उपयोग करना है। इसी तरह आगे देखो, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या दिया? अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर पहले रणथंबोर की बात की, अब चित्तौड़ की बात आ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या दिया? अब चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? कारण क्या था? रतन सिंह कौन था? रतन सिंह समर सिंह का पुत्र था। रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मनी बहुत सुंदर थी, तो इस कारण एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने इसका उल्लेख किया था। एक हीरामन तोता भी था, अलग अलग चीजें थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या था, तो उस समय इसका चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। क्या नाम था? खिजराबाद। क्यों किया? क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को जीता तो चित्तौड़ को अपने पुत्र था खिजर का, कौन था? खिजर खा को सौंप दिया और खिजर खा ने अपने नाम पर ही चित्तौड़ का नाम यहाँ पर खिजराबाद कर दिया। समझ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन अगली बार भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पर खिजर खा को सौंपा अपने पुत्र को, और खिजर खा ने अपना के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। अगला क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम कीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण तो रणथंबोर पे किया, कब किया? 1301 में। फिर चित्तौड़ पे किया, चित्तौड़ पे कब किया? 1303 में। अब यहाँ रणथंबोर का शासक कौन था? राणा हमीर था, हमीर देव चौहान था। चित्तौड़ में कौन था? रतन सिंह था। चित्तौड़ के बाद में सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में, और 1308 में किया यहाँ का जो दुर्गपति था वो शीतल देव था, और 1311 में सबसे अंत में यहाँ पर आक्रमण किया यहाँ का शासक था खानड़ देव। ठीक है, ये यहाँ पर समझना। अब आपको एक बात और बता देता हूं, जिस तरह से जालोर की जो कुंजी है, जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो सिवाना दुर्ग कहलाता है, और रणथंबोर की जो कुंजी है वो झाई का दुर्ग कहलाता है। अगला, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया। प्रथम
अगर प्रथम की बात करेंगे तो किसने आक्रमण किया, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था रणथंभौर पर, लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया। अगर बात करो तो जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया, एक बार 1290 में, दूसरी बार 1292 में। जब वो नहीं जीत पाया तब उसने कहा था रणथंभौर के बारे में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अपनी पराजय के कारण उसने जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के बारे में ही कहा था। इसी तरह यहां पर बात करेंगे अगला, रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। अब पूरा यही है आपका, नुसरत खां मारा गया। वापिस रिपीट हो रहे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे। इसी तरह देखो यहां पर, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया। अब देखो यहां पर समझना, यहां पर मैं लिखूं अलाउद्दीन खिलजी, यहां पर लिखूं अलाउद्दीन खिलजी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी लिखा। अब अलाउद्दीन खिलजी लिखने के बाद में अ है और यहां पर ख है, तो अ से बना अमीर, क्या बना अमीर, ख से बना खुसरो, ठीक है, क्या बना खुसरो, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी में अ और ख, अमीर खुसरो में अ और ख, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार कौन था, अमीर खुसरो, ठीक है, जिस समय इसने उस किताब को लिखी थी। अब अमीर खुसरो की किताब क्या है, अब खुसरो में ख है, खुसरो में ख है तो ख से बन रहा है खजाइन, खजाइन उल फुतह, खजाइन उल फुतह इसकी किताब है खुसरो की। ये यहां पर ध्यान देना, इसमें उल्लेख करता है उस सभी आक्रमणों का। रणथंभौर विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने इसको किसे सौंपा। अब रणथंभौर विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को किसे सौंपा, किसको सौंपा, उलुंग खां को सौंपा। इसने ही तो इस पर आक्रमण किया था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही था कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने आक्रमण किया था, तो उलुंग खां ने आक्रमण किया था और सौंपा भी किसको, उलुंग खां को ही सौंपा। जिस तरह से जालोर पर आक्रमण किया था कमलाउद्दीन गुर्ग ने, कमलाउद्दीन गुर्ग कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और जीतने के बाद में औरंगजेब ने उसे ही जालोर का दुर्ग सौंप दिया था कमलाउद्दीन गुर्ग को। इसी तरह उलुंग खां को भी इसको ही सौंप दिया। बहुत सी बात कुछ नहीं इसी तरह से आएंगे आपके। रणथंभौर के शासक हमीर की जलालुद्दीन से प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई, तो हमीर की जलालुद्दीन से 2 बार मुठभेड़ हुई थी। एक बार तो 1290 में, दूसरी बार 1292 में। पूरी जो डिटेल है ये सब आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, आपने डाउनलोड कर रखा होगा तो वहां पर आरवी मानुषी स्टडी ऐप वहां पर आपके पास डाउनलोड है ही सही। तो पूरी डिटेल प्रश्नों की, सबकी चीजों की, क्योंकि उस सेकंड ग्रेड पर ही विशेष फोकस है, तो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कौन था। अब जालोर में कौन था, कानड़ देव था। कौन था, अब कानड़ देव का पुत्र कौन था, कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव था। अब वीरम का जो संबंध, जो वीरमदेव क्या हो, कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, वहां पर रहता है, तो उसका जो पुत्र है कानड़ देव का पुत्र वीरम, उसका प्रेम संबंध अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी, राजकुमारी थी, फिरोजा से उसका प्रेम संबंध हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि शादी कर लो, लेकिन वीरम उससे मना कर देता है। मना करने के बाद में इस कारण दुश्मनी भी दोनों में हो जाती है। ये अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीजें यहाँ पर बोलते हैं। रणथंभौर के शासक हमीर ने किस मंगोल नेता को शरण दी। अब रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर था। अब हमीर पर जो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था, कारण यही था कि जो मंगोल नेता थे, कौन, मोहम्मद शाह और एक और था के हेब्रू। 2 मंगोल नेता थे जो क्या हुआ, गुजरात विजय के बाद में धन लूट कर आ रहे थे और वापिस अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं गए, और यहाँ पर इन्होंने शरण मांग ली हमीर की, और हमीर ने इसको शरण दे दी। दूसरा कारण यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जो सेनापति था, जो मंगोल सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, इसका उसकी जो बेगम थी चिमना से इसका प्यार हो जाता है। प्यार होने के कारण मोहम्मद शाह को कारण इसने यहाँ पर शरण ली थी, तो इस कारण भी इनकी दुश्मनी थी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, देखो एक क्वेश्चन, गोविंदराज। अब गोविंदराज कौन था जानते हो क्या, गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान, जो जानते हो कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज। पहले तो गोविंदराज को मोहम्मद गौरी ने अजमेर का शासक नियुक्त किया, लेकिन मोहम्मद गौरी के न्याय से जाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक न्याय का शासक बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने
गोविंदराज को अजमेर से हटाकर इसको रणथंभौर का शासक बना दिया और रणथंभौर का शासक बनाने के बाद में गोविंदराज रणथंभौर आया और रणथंभौर में इसने चौहान वंश की स्थापना की। इसी तरह जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर जालोर वंश का चौहान का संस्थापक था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 1181 में परमारों को हराकर यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा बादल किसके विरुद्ध वीरगति को प्राप्त हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। पता होगा आपको, वहां 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और रतन सिंह के सेनापति तो गोरा और बादल दोनों वीरगति प्राप्त हुए। अब ये लास्ट है जो मैं आपको गुर्जर प्रत्यार के बारे में बताऊंगा। ये तो आपके प्रश्न हुए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया, ये प्रश्न बताए मैंने आपको। अब प्रश्न बताने के बाद में अब आपको विस्तार से पढ़ना है। विस्तार से का मतलब ये है कि जो भी आपके पास गाइड है, जब भी हमारा जो विस्तार का वीडियो है उसको एक बार आपको अच्छे से देखना है। देखने के बाद में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से एक जो प्रश्न आपके आता है, एक दो जो प्रश्न आते हैं वो आपके यहाँ से एक भी बार नहीं जाना चाहिए। तो जैसा कि ये टॉपिक आपके यहाँ पर क्लियर हुआ, अब क्लियर होने के बाद में फिर आपको यहाँ से विस्तार से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, कौन क्या था क्या नहीं था, आप इन क्वेश्चनों को देखोगे। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे, जैसे आप गुर्जर प्रत्यार के बारे में पढ़ेंगे, अजमेर के चौहानों के बारे में। बिल्कुल शॉर्ट आपके टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में सेकंड ग्रेड के इस सिलेबस में, तो इनको आप आराम से कर सकते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास की बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए। विशेष रूप से हमें यह देखना होगा कि इसके जो टॉपिक है उन सभी का निचोड़ निकालना आवश्यक है। आज ऐसा टॉपिक है जिसका मैटर बहुत ही कम मिलता है और जहां से आपके प्रश्न आता है तो उसको देखेंगे। बहुत सी बार तो ये होता है क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी टॉपिक पहले शुरू करता हूं तो उससे पहले मैं आपको जो जितने प्रश्न आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में 2010 से लेकर 2024 तक के, उनका एक निष्कर्ष निकालते हैं। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे आपके सिलेबस में, वो टॉपिक है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ऐसा है जिसके बारे में विस्तार से देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अगर मैं न्याज आपको 2010 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पर आपके टोटल 15 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है? अगर मैं यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करूंगा तो टोटल आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि मैंने एक टॉपिक लिया आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश। अब गुर्जर प्रतिहार वंश में से अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो आपके 2010 हुआ, 2011 हुआ, 2013, 2016, 2018, 2022 और 2024 इतने एग्जाम हुए आपके। इन एग्जामों में आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके कुल मिलाकर यहाँ पर 7 परीक्षाएं हुई और 7 परीक्षाओं में से आपके जीके का पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ। तो इनमें से कुल मिलाकर आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए। अब 15 से 16 जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि यहाँ 2010 का जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपके 2022 में पूछ लिया गया, 2013 का क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया गया, 2011 का क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया। इसी तरह से अब 2016 का क्वेश्चन आपके 2025 में पूछ सकते हैं। नहीं पूछे तब भी कोई बात नहीं, पूछे या नहीं पूछे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहले तो हमें सभी क्वेश्चनों को पता होना आवश्यक है प्रत्येक टॉपिक का। तो यहाँ पर विस्तार से देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आपका यहाँ पर है, आपके एक बेसिक समझ भी होगी। जब आप विस्तार से पढ़ोगे तब आपके पास क्वेश्चन पहले से ही होंगे तो आपका माइंड डेवलप होगा इस टॉपिक के बारे में। चलो देखते हैं यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके 2010 से लेकर 2022 तक के यहाँ से क्रमबद्ध है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मंडोर के यहाँ पर है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन था। अब यहाँ पर आपके देखेंगे कि यहाँ पर मंडोर की बात की गई है, मंडोर के प्रतिहार वंश की। मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपके राजौरगढ़
राजौरगढ़ में आपके एक क्वेश्चन आया था कि राजौरगढ़ के जो प्रत्यार वंश है और राजौरगढ़ कौन से जिले में, राजस्थान के, तो आपको पता होना चाहिए राजौरगढ़ में भी प्रत्यार वंश का शासन था, वो अलवर जिले में है। नैन्सी, जो मोहम्मद नैन्सी है जिसको राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, उसने गुर्जर प्रत्यार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। 26 शाखाओं में से एक शाखा, सबसे प्राचीन शाखा है, वो है मंडोर के प्रत्यार वंश, जिसको गुर्जर प्रत्यार भी कहते हैं। इसमें से जो अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे यहाँ मंडोर के हैं, जालोर के हैं, उज्जैन के हैं, अलग अलग बीनमाल, अलग अलग जगह के मिलते हैं। राजौरगढ़ की जो अलग अलग शाखाएं हैं, तो आपके जो इसमें से है, आपके इसमें प्रारंभिक शासक का नाम पूछा गया है। किसका? प्रारंभिक शासक का, मंडोर के प्रत्यार वंश के प्रारंभिक शासक। लेकिन अगर यहाँ पर ये आता कि मंडोर के प्रत्यार वंश की जो वंशावली, अगर यहाँ पे आता कि आपके वंशावली कहां से शुरू होती है, मंडोर के प्रत्यार वंश के वंशावली कहां से शुरू होती है, तो वो होती है रज्जिल से। कहां से? रज्जिल से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर आपके प्रारंभिक शासक पूछा गया, तो प्रारंभिक शासक था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। अब यहाँ पर समझना, नागभट्ट प्रथम यहाँ पर आपके मंडोर शाखा में भी हुआ, नागभट्ट प्रथम उज्जैन शाखा में भी हुआ। अब यहाँ पर अलग अलग एक ही, जैसे आपके उज्जैन के जो प्रत्यार है वहां पे नागभट्ट प्रथम मिलता है, आपके मंडोर के है तो यहाँ भी नागभट्ट प्रथम मिलता है। जैसे नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम ने प्रथम बार, अब यहाँ पर आ रहा है प्रथम, अब प्रथम से बन रहा है कि प्रथम बार अगर बात करें तो प्रथम बार नागभट्ट प्रथम ने ही प्रथम बार मंडोर से राजधानी मेड़ता स्थानांतरित की। मंडोर से मेड़ता, यानी कि जो राजधानी प्रथम बार जो परिवर्तन की वो प्रथम ने ही की, नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता किसने की। अब आपको ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो आपको यही यहाँ पर ध्यान देना है कि मंडोर से, यानी कि कौन सा शासक मेड़ता को राजधानी, किस शासक ने मेड़ता को राजधानी बनाया, ये भी क्वेश्चन आया। इसी तरह से मंडोर से मेड़ता राजधानी किसने स्थानांतरित की, किसने की? नागभट्ट प्रथम ने की। ये अलग अलग क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरसी मजूमदार। देखो, आरसी मजूमदार का कथन है के अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। तो इसके अनुसार, आरसी मजूमदार के अनुसार 6 से 11वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। अब अरब जो आक्रमणकारी थे, इन अरबों को मल्लेच भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको मल्लेच भी बोलते हैं। मल्लेच का मतलब क्या होता है? मल्लेच का मतलब होता है अरब। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किस शासक को मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है? मल्लेच्छों का नाशक मतलब अरबों का नाशक, तो ये नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। और सर्वाधिक एक तरह से भारत में 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक इन अरबों को भारत में प्रवेश करने से इन्हीं गुर्जर प्रत्यार वंश के शासकों ने यहाँ पर रोका था। अगला, किस प्रत्यार राजा के काल में ग्वालियर प्रस्तुति की रचना की गई? ग्वालियर प्रस्तुति बहुत ही शानदार है। इस प्रस्तुति की रचना की गई थी भोज प्रथम ने। इस भोज प्रथम को मिहिर भोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको मिहिर भोज भी बोलते हैं, या फिर इसको भोज प्रथम भी बोलते हैं। इसकी रचना है ये ग्वालियर प्रस्तुति मिहिर भोज की है, और ग्वालियर प्रस्तुति में ही नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। ग्वालियर प्रस्तुति बहुत ही, ये आपके 3-4 है। एक तो जोधपुर प्रस्तुति, जैसे मैं आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें बता रहा हूं, जैसे आपके अलग अलग है। जैसे एक तो आई आपके यहाँ पर आया आपके ग्वालियर, कौन सी? ग्वालियर आया आपकी ग्वालियर प्रस्तुति है। एक किसकी है? एक ग्वालियर प्रस्तुति है आपके भोज प्रथम की। एक भोज प्रथम को यहाँ पर मिहिर भोज भी बोलते हैं। इसी तरह से आपके यहाँ पर है गटियाला शिलालेख। ये गटियाला शिलालेख भी किसका है? ये भी गुर्जर प्रत्यारों का है। ये किसने लिखा था? ये लिखा था कुक्कुक के समय। कुक्कुक, यहाँ पर बात करें कुक्कुक
के समय। इसी तरह से आपके यहाँ पर जोधपुर का जो शिलालेख है, जोधपुर का जो शिलालेख है ये भी महत्वपूर्ण है। ये बाउक का समय है, बाउक। ये बात करें कुक्कुक और बाउक दोनों ही प्रतिहार शासक थे। कुक्कुक और बाउक दोनों ही भाई थे। क्या थे? दोनों ही भाई थे। अब ये दोनों भाई थे, किसके पुत्र थे? ये सिलुक के पुत्र थे। किसके? सिलुक के पुत्र थे। बाउक ने तो जोधपुर शिलालेख लिखवाया और कुक्कुक ने गटियाला शिलालेख लिखवाया। भोज प्रथम ने ग्वालियर परिस्थिति की रचना की। गटियाला शिलालेख ये संस्कृत में है और ये 4 शिलालेखों का समूह है। कितने? 4 शिलालेखों का समूह है। कितने का? 4 शिलालेखों का समूह है। और गटियाला शिलालेख में ही राजस्थान में प्रथम सती का प्रमाण मिलता है। प्रथम सती होने का प्रमाण भी इसमें ही मिलता है। ये अलग अलग है। ये 3-4 आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चनों से ही आपकी मिल जाएगी। आप देखना पूरे क्वेश्चन वही रिपीट होंगे। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो मंडोर के जो प्रतिहार क्या है? यहाँ पर मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने गए हैं। क्या माने गए? क्षत्रिय। लेकिन आप एक बात ध्यान देना, मंडोर का जो प्रारंभिक मूल पुरुष था हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र को यहाँ पर गटियाला शिलालेख में ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण था, हरिश्चंद्र ब्राह्मण था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय एक सतरानी थी, एक ब्राह्मी थी। सतरानी से ही यहाँ पर गुजर प्रतिहार हुए। तो हरिश्चंद्र यानी कि जो मूल पुरुष है वो तो ब्राह्मण माना गया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिहार माने गए हैं वो आपके विशुद्ध क्षत्रिय ही माने गए हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान देना। अगला, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? बताओ, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। बिल्कुल, आपको बस यहां पर ही ध्यान देना है। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी जो प्रारंभिक पुरुष था वो थी मंडोर। और मंडोर से मेड़ता किसने की थी? प्रथम बार जो चेंज किसने की थी? मंडोर से मेड़ता नागभट्ट प्रथम ने की थी। हरिश्चंद्र को रोहिला सिद्ध की उपाधि प्राप्त थी। किसकी? इसको हरिश्चंद्र की। यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ध्यान होगा जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष यानी कि जो गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है वो हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको? हरिश्चंद्र को, जिसको गटियाला शिलालेख में यहाँ पर ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र को 2 तरह की उपाधि थी। एक तो रोहिला सिद्ध की उपाधि थी इसको, एक थी विप्र की। किसकी? विप्र की। विप्र से ही मालूम चलता है कि ब्राह्मण था। तो यहाँ पर रोहिला सिद्ध और विप्र 2 उपाधियां थी। किसको प्राप्त थी? यहाँ पर आपको हरिश्चंद्र को। ये दोनों उपाधियां आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया था? नागभट्ट प्रथम को यहाँ पर कहा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर को अपनी राजधानी बनाया। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन अभिलेखों में? तो कौन से ऐसे अभिलेख है जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? अब देखो, गुर्जर प्रतिहारों को अलग अलग उत्पत्ति के स्थान है। ये आए कहां से? कोई कहता है कि विदेशी है, कोई कहता है ये क्षत्रिय है, कोई कहता है ब्राह्मण है। तो इनके बारे में भी अलग अलग अनुमान है। लेकिन कुछ अभिलेख है, उन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। कौन कौन से? एक तो नीलगुंड में और राधानापुर और कराड़, ये 3 अभिलेख है। नीलगुंड, राधानापुर और कराड़, ये 3 अभिलेख है जिसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? वही नागभट्ट प्रथम है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की? यहां पर देखो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। तो आपको बता देता है कि गुर्जर प्रतिहार के समय एक विदेशी यात्री था, सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान आया था, जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की समृद्धि का उल्लेख किया है। और सुलेमान मिहिरभोज के समय आया था। किसके समय? मिहिरभोज के समय यहाँ पर ही था। भोज प्रथम के समय यहाँ ही था। और मिहिरभोज को सुलेमान ने इस्लाम का शत्रु कहा था। किसका कहा था? इस्लाम का शत्रु कहा था। किसने कहा? सुलेमान ने कहा था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, ये इस्लाम का शत्रु सुलेमान था। इसने वहां की गुर्जर प्रतिहार वंश की भी बहुत समृद्धि का उल्लेख किया था। तो कौन से यात्री? देखो, किस शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? कितनी बार आ गया? मेड़ता बनाई नागभट्ट प्रथम ने।
कौन सा शासक गौड़ का मतलब बंगाल, उसमें गौड़ बंगाल को गौड़ कहते थे। तो बंगाल में बौद्ध प्रथम के समय समकालीन था, तो मिहिर बौद्ध के समकालीन था। अगर आपको पता होगा, एक राजधानी थी कन्नौज। जब एक वर्धन वंश था तो वर्धन वंश में एक शासक था अर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, क्योंकि अर्षवर्धन की बहुत ही शानदार राजधानी थी कन्नौज, तो अर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कन्नौज एक शक्तिशाली राजधानी थी, एक बहुत शानदार शहर था। तो उस पर कब्जा करने के लिए 3 राजवंशों में युद्ध हुआ। एक तो गुर्जर प्रतिहार जो यहाँ पश्चिम के थे, राजस्थान के साइड के थे, एक यहाँ पर गौड़ के जो पाल वंश थे, पाल, और एक दक्षिण की वंश था राष्ट्रकूट। तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन 3 वंशों में तीन पक्ष से संघर्ष हुआ कन्नौज के लिए, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। अगर यहां पर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक बात ध्यान देना, यहां पर है कन्नौज, क्या है, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए 3 राजवंशों को, कौन कौन सा, एक तो है गुर्जर प्रतिहार है, एक यहां पर बात करेंगे पाल वंश है, कौन सा, ये पाल वंश है, और एक है राष्ट्रकूट वंश, कौन सा, राष्ट्रकूट वंश। इन 3 वंशों में यहां पर झगड़ा हुआ। पाल वंश था गौड़ प्रदेश का, गौड़ का मतलब है बंगाल का, और राष्ट्रकूट थे दक्षिण के थे। तो इन तीनों में ही झगड़ा हुआ, और लास्ट में जो कन्नौज पर जो विजय प्राप्त हुई वो गुर्जर प्रतिहार वंश को ही प्राप्त हुई थी। और गुर्जर प्रतिहार अगर बात करें तो वत्सराज था, एक वत्सराज ने ही इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत यहां पर की थी। आगे बात करते हैं, ग्वालियर अभिलेख में आया नहीं आया, पहले आ गया था ना। ग्वालियर अभिलेख किसका है, बौद्ध प्रथम का। मल्लेशों का नाशक किसे खा गया है, मल्लेशों का नाशक, मल्लेश का मतलब क्या है, अरब, किसे कहा गया है, नागभट्ट को प्रथम को कहा गया है। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा, कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। आपके जो क्वेश्चन आएगा इनमें से ही आपका एक टपक जाएगा। गटियाला शिलालेख में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, गटियाला शिलालेख किसका है, गुर्जर प्रतिहार वंश का है। तो किसकी जानकारी, मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है, रजिल से प्रारंभ होती है। बताया आपको, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो मंडोर की है। 26 शाखाएं किसने बताई थी, मोहम्मद नैन्सी ने बताई थी। सबसे प्राचीन कौन सी है, मंडोर की है। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर बौद्ध के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था, सुलेमान। देख लो आपके सुलेमान मंडोर पूरे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आपके रिपीट हो रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पर 16 क्वेश्चन हैं। अब आप आगे पढ़ोगे तब आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के आपके 16 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी गाइड है, या जो हमारा विस्तार वाला जो आर्वी मानुष्य स्टडी ऐप पर जो विस्तार वाला वीडियो है, जो नोट्स है, उनको पढ़ो आराम से, उनको देखो। देखने के बाद में आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमारे पास कहने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 100 क्वेश्चन की ही तैयारी है। अगर 100 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से निचोड़ेंगे तो हम बाहर यहाँ से निकले, यानी कि हमें सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमारी कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया। जैसे बहुत सी बार डर ही होता है कि यार हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आएगा। अरे आएगा कहीं से भी नहीं। जब हम आर पार तैयारी हमारी रहेगी तो हो कई क्वेश्चन कहीं से आ ही नहीं सकता। आएगा तो हमें आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर किसी को भी नहीं आएगा। ये बात आप यहाँ पर ध्यान देना। और सब कुछ आपको आर्वी मानुष्य स्टडी ऐप पर भी मिल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्वी मानुष्य पर स्वागत है। सेकंड ग्रेड जीके की बात कर रहे हैं। हमें एक एक टॉपिक का विश्लेषण करना है। 100 प्रश्नों की बात है और हमारे पास 100 टॉपिक भी नहीं है। अगर बात करें तो कुल मिलाकर हमारे पास जीके के 50 से 60 टॉपिक है। एक एक टॉपिक का विश्लेषण एक एक दिन में करेंगे तो हमारे 50 दिन के अंदर अंदर लगभग संपूर्ण जीके सेकंड ग्रेड का पेपर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने लगातार आपके प्रत्येक वीडियो का विश्लेषण कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके अधिकांश क्वेश्चन वहां से ही आते हैं। ये ध्यान रखना, जब आप विस्तार से पढ़ते हो तो आपको इन टॉपिक को जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। आज बात करेंगे, हमने आपकी गुर्जर प्रतिहार की बात कर ली, आपके रणथंभौर की बात कर ली। आज बात करूंगा अजमेर के चौहान वंश की। पहले आप ये देखें कि अजमेर के चौहान वंश से अब तक के
सेकंड ग्रेड में 2010 से लेकर अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मैं यहां से आपके क्रम से बताऊंगा कि अजमेर में जो चौहान है, आपके यहां से बात करें 2010 से लेकर 2024 तक के कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखो यहां से बात करूंगा तो क्वेश्चन आपके किस तरह से पूछे गए। पहले बात करता हूं द अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान, जो पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस इतिहासकार की पुस्तक के, ये क्वेश्चन 2010 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। 2010 से लेकर 2024 तक राजस्थान का जीके का जो पोर्शन है या राजस्थान का जो आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, वो जीके का पेपर बिल्कुल समान है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, अभी तक भी वैसा का वैसा ही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये इसका आंसर था डॉक्टर दर्शन शर्मा। और आपको एक चीज और बता देता हूं, 2022 से आपके फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है आरपीएससी का, उसका सिलेबस भी बिल्कुल ऐसा ही कर दिया है। तभी तो आप देखना 2022 के एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है उससे ही पूछे गए। जैसे ये क्वेश्चन था द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का जब 2022 में एग्जाम हुआ तब किसी को नहीं आया था, लेकिन जिन्होंने पहले दिया होगा एग्जाम, जिन्होंने तैयारी की होगी सेकंड ग्रेड वालों ने, जिन्होंने पर्सनल विश्लेषण देखा होगा, उनको जरूर आया होगा। ये का एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में ले लिया गया। ठीक है, आगे चलो। अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया? अजमेर के चौहान की बतने, चौहान वंश अलग अलग जगह मिलते हैं, सांबर के चौहान भी है नहीं है, तो सांबर के चौहान हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल अजमेर के चौहान ही पढ़ने हैं। और अजमेर के चौहानों के वंश की जो शुरुआत होती है वो अजय राज से होती है, जब अजय राज अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी 1113 में बनाता है। कब? 1113 में अजय राज बनाता है। अगर आपको अजय राज के बारे में मालूम नहीं हो तो आप जानते होंगे, अजय राज ने 1113 में तो यहां पर अपनी राजधानी अजमेर को बनाया, साथ में इसने अजय प्रिय धर्म सिक्के भी चलाए, अजय प्रिय धर्म अपने सिक्के भी चलाए, जिस पर इसकी रानी सोमल देवी का उल्लेख है। साथ में ही आपको पता होगा ये एक धार्मिक शासक था, इसने एक स्वर्ण कलश भेंट किया था जैन मंदिर है पार्श्वनाथ के लिए। आपके बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है कॉलेज लेक्चर में कि अजमेर के किस चौहान शासक ने एक स्वर्ण कलश भेंट किया था, तो स्वर्ण कलश इसी ने भेंट किया था, स्वर्ण कलश की बात करें। और साथ में ही अजय राज ने जिस तरह से अजमेर की स्थापना की, तो गढ़ बीटली, जो आपको कितनी बार आ चुका है एग्जाम है कि गढ़ बीटली दुर्ग कहां पर है, तो गढ़ बीटली दुर्ग अजमेर में है। इस दुर्ग का निर्माण भी किसने किया था? अजय राज ने ही इस दुर्ग का निर्माण किया था, यह भी आपको मालूम होगा। अब क्वेश्चन यहां से कहीं से भी आ सकते हैं। इसी तरह पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? जय नायक भट्ट। अब देखो यहां पर पृथ्वीराज विजय की बात आ रही है, तो मैं यहां पर बात करता हूं, आपको मैंने 2-3 बार बहुत सी बार बता दिया। यहां पर आए कि पृथ्वीराज विजय, देखो एक तो है आपके पृथ्वीराज विजय, एक है पृथ्वीराज रासो। इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है कि इनके लेखक कौन है। अब आपको यहां पर ध्यान देना, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज सेम है, दोनों सेम है, केवल अंतर विजय में और रासो में है। अगर आपने यहां विजय में देखोगे तो विजय में पीछे जे आ रहा है, जे से बन रहा है आपके जय नायक। जय नायक ने इसकी रचना की थी पृथ्वीराज विजय की। इस तरह से आपको यहां पर ध्यान देना है, न कि पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाय की रचना है, चंद्रवरदाय की। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि भी था, ये आपको मालूम होगा। आगे चलते हैं अजमेर के चौहानों में, देखो पूरा आपको यहां मिल जाएगा। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? ये तो यहां एक पूछा गया। देखो क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? यहां पूछा गया किस शासक के दरबार में था, वो था विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि बिशलदेव चौहान। विग्रहराज चतुर्थ को बिशलदेव चौहान भी बोलते हैं। अब बहुत सी बार यही क्वेश्चन आया कि ललित विग्रहराज की रचना किसने की, तो सोमदेव ने की। अब यहां यह आया कि ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किसका दरबार में था, तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। अब विग्रहराज चतुर्थ
आपको पता होगा, मैंने न्याय बोल दिया। अब आपको न्याय पर चीज तो आपको ही करनी होगी ना, मैं तो आपको बता रहा हूं। मैंने कह दिया यहाँ पर कि जो आपके विग्रह राज चतुर है, विग्रह राज चतुर का नाम क्या मिलता है? इसका नाम न्याय मिलता है बिसल देव चौहान। क्या? बिसल देव चौहान भी इसको कहते हैं। अब इसके दरबार में कौन था? न्याय पर था सोमदेव। कौन था? सोमदेव। सोमदेव ने किसकी रचना की? न्याय पर की। न्याय पर आपको देखो, न्याय पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके ललित विग्रह राज की, तो सोमदेव ने किसकी रचना की? न्याय पर ललित विग्रह राज की। अब न्याय पर ललित विग्रह राज की तो न्याय पर देखो ये ललित विग्रह राज की रचना की। लेकिन विग्रह राज चतुर भी स्वयं एक कवि था, एक स्वयं कवि था। कवि होने के कारण विग्रह राज चतुर को कवि बांधव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि बांधव भी कहते हैं। और कवि बांधव किसने कहा है इसको? मैं तो बोले भी है कि कवि बांधव किसने कहा? तो इसको जय नायक ने कहा। किसने कहा? जय नायक ने कहा। और स्वयं विग्रह राज चतुर ने यहाँ पर हरि के लिए नाटक भी लिखा। स्वयं ने हरि के लिए नाटक भी इसने लिखा। क्वेश्चन यहां से बनेंगे पूरे के पूरे, ऐसा नहीं कि कहां से। पहले आपको ध्यान होना चाहिए, आपको बेसिक चीजें आपको यहां पर याद होना चाहिए। इसी तरह अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अर्णोराज जानते हो क्या? अर्णोराज इसका ही पुत्र था अजयराज का। अब देखो यहाँ पर अर्णोराज है तो अर्णो में देखो यहाँ पर अन्ना आ रहा है। अन्ना से क्या होता है? यहाँ पर अन्ना सागर झील। क्या? अन्ना सागर झील। तो अन्ना सागर झील का निर्माण किसने किया? यहाँ भी अन्ना है, यहाँ पे अन्ना है, दोनों में अन्ना अन्ना है। तो अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने ही किया था। और अर्णोराज के पुत्र ने ही, जगदेव ने ही इसकी हत्या कर दी थी अर्णोराज की। ये भी आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पर क्या सत्य है? इसने अपने शासन के प्रारंभ में एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। बिल्कुल सही है, इसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज से अपनी पुत्री का विवाह किया, की पुत्री से विवाह किया। इसकी पुत्री जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से इसने विवाह किया था। सही है। वह अपनी ही पुत्र के द्वारा मारा गया। बिल्कुल सही है। जगदेव था इसका पुत्र, इसके द्वारा ही मारा गया। और आपको पता होगा इसने चालुक्य नरेश से भी अपनी पुत्री जिलन का विवाह किया था। जिलन इसकी पुत्री थी और जगदेव इसका पुत्र था। यह अर्णोराज था। अर्णोराज के आप बारे में आप जानते होंगे। इसी तरह यहां पर देखो बिजुला शिलालेख किस चौहान शासक नरेश काल का है? अब बिजुला शिलालेख ये चौहान वंश की जानकारी देता है, इसलिए बिजुला शिलालेख पूछा जाता है। जैसा मैंने आपको कहा गुर्जर प्रतिहार में घटियाला शिलालेख का महत्व है, उसी तरह से चौहान वंश में आपके बिजुला शिलालेख का विशेष महत्व है। बिजुला शिलालेख मुख्यतः चौहान शासकों का है, इस कारण ये इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। ये वासुदेव, ये शिलालेख किस चौहान शासक का? सोमेश्वर का है। अब बिजुला शिलालेख के अनुसार, बिजुला शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने किया? वहां वासुदेव आता है। लेकिन यहां पूछा गया बिजुला शिलालेख किस चौहान नरेश काल का है? तो सोमेश्वर का काल का है। सोमेश्वर कौन था जानते होंगे आप? सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय का पिता था। अगर मैं इसके बाद में बात करूंगा। अब यहां पर देखो, यहां तो किस चौहान नरेश का काल का है यहां पूछा गया। अब यहां पूछा गया बिजुला अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने किया है? वासुदेव ने करवाया। बिजुला अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है। अब आपको पता होगा ना सोमेश्वर आया तो उसके बारे में बात करूंगा। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी क्या थी? तो सांबर ही थी। सांबर ही थी। कौन थी? सांबर के चौहान मिलते हैं तो सांबर के चौहान अलग है, उनका वंश अलग है। लेकिन हम यहाँ पर केवल बिजुला शिलालेख की बात करते हैं। हमें सांबर के चौहानों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बहुत से गाइडों में रहता है कि सांबर के चौहान, तो छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या क्या छोड़ना है? देखो अभी तक एक बार भी चौहान इतने क्वेश्चन पूछे गए, इसमें सांबर के चौहानों का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। यहां पर है किस चौहान शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की सोमेश्वर में। अब सोमेश्वर कौन था? आपको बता दूं कि सोमेश्वर अर्णोराज का, अब यहां पर आया अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र था। सबसे छोटा पुत्र था। लेकिन अर्णोराज के बाद में जो शासक बनता है पृथ्वीराज तृतीय। कौन बनता है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनता है, लेकिन इसका कोई पुत्र नहीं होता है। तो कोई पुत्र नहीं होता है पृथ्वीराज द्वितीय के, तो इसका चाचा, ये सोमेश्वर इसका चाचा था। तो इसकी मृत्यु के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान मरा। निसंतान मरने के कारण इसका चाचा सोमेश्वर अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र भी था। तो इस कारण सोमेश्वर यहां पर शासक बनता है। और सोमेश्वर की जो पत्नी थी कर्पूरी देवी से ही पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। आगे देखो
चौहान शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चौहान शासक में देखो यहाँ पर, यहाँ चामुंडा राज आया पहले, देखो किताबों में, देखो किताबों में आपके पास जो गाइड है उसमें निकालो, क्या आपको वहां पर चामुंडा राज मिलेगा शासक? क्या आपको वहां पर दुर्लभ राज सेकंड मिलेगा? क्या आपको वहां पर विग्रह राज तृतीय मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन यहां से आपके हल होंगे। ये क्वेश्चन वापस आ भी सकता है आपके, देखो सेकंड के बाद में थर्ड आएगा, थर्ड के बाद में वापस फर्स्ट आएगा। तो यहां पर चामुंडा राज के बाद में कौन बना? दुर्लभ राज सेकंड बना। अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ये क्वेश्चन यहां से ही क्लियर होंगे। तो चामुंडा राज के बाद में दुर्लभ राज बना, दुर्लभ राज सेकंड के बाद में विग्रह राज तृतीय बना, तृतीय के बाद में पृथ्वीराज फर्स्ट यहाँ पर शासक बना। अब विग्रह राज चतुर्थ भी हुआ, जो विशलदेव चौहान कहलाता है, जिसने हरि के लिए नाटक की रचना की थी। शिवालिक अभिलेख के अनुसार, देखो शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह शिवालिक अभिलेख के अनुसार गजनी के, यह भी 2 बार चॉइस में पूछा गया, कौन सा? गजनी के अमीर खुसरो शाह को, इसको हमीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हमीर भी बोलते हैं। तो किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया? विग्रह राज चतुर्थ ने इसने पराजित किया। और आपको भी पता होगा कि जो विग्रह राज चतुर्थ है, इसने उसको पराजित तो किया इसे, साथ में विग्रह राज चतुर्थ ने यहाँ पर दिल्ली पर तवर शासक था, तवर शासक को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक भी विग्रह राज चतुर्थ था। और विग्रह राज चतुर्थ ने संस्कृत का एक विद्यालय की स्थापना की, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर उसको अदायद-इन का झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। तो आप यहाँ पर देखो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन पहले हमने देख लिए, एक टॉपिक है। तो प्रत्येक टॉपिक के आपको 10 से 12-15 क्वेश्चन देखने हैं। आपको प्रत्येक टॉपिक के 10 से 12 क्वेश्चन देखने हैं। आपको पता होगा हमने आपके आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर भी आपको इसी तरह से पूरा करा रखा है, वहां पर आपको देखना है। आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर आपने देख रखा होगा, पूरा का पूरा आपको वहां पर दे रखा है, प्रश्न विश्लेषण दे रखा है, पूरे वीडियो आपको वहां पर देखना टॉपिक वाइज। अब यहां पर एक टॉपिक कितने क्वेश्चन हुए, यहां पर देखोगे आपके यहां पर 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन आप पहले फर्स्ट बार देखोगे तो यहां से आपका संपूर्ण यहां पर हो जाएगा। आप पढ़ोगे तब भी आपके दिमाग में रहेगा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, ये चीजें जिसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये तो मिलेगा इसी चामुंडा राज, दुर्लभ राज, पृथ्वीराज फर्स्ट, ये चीजें आपको वहां पर देखनी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक लेंगे, तो इस तरह से हमने लगभग यूट्यूब पर भी आपके पिछले 2 महीने से कंटिन्यू यही कर रहे हैं। तो लगभग मैंने 30-35 टॉपिक तो करवा दिए हैं। आपके कुछ टॉपिक और बच रहे हैं, उनको भी करवा दूंगा, फिर आपका संपूर्ण यहां पर क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम जीके की बात कर रहे हैं। जीके में अगर आपने देखा होगा तो आपके अलग अलग विषय हैं, लेकिन सभी विषयों की बात करेंगे जीके में, चाहे राजस्थान भूगोल, राजस्थान राज्य व्यवस्था, विश्व भूगोल, भारतीय संविधान, इस तरह से देखें तो सभी के एक एक टॉपिक को उठा के देखें तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 70 से 75 टॉपिक हमारे पास है। अब 70 से 75 टॉपिक हमारे पास है, तो अगर एक टॉपिक को उठा के देखें और उसका निष्कर्ष निकाल के देखें तो हमारा एक एक टॉपिक क्लियर होना आवश्यक है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। आप यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर है राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के इतिहास से आप सभी को पता होगा कि यहाँ से आपके 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति। दूसरा है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का इतिहास। तीसरा है राजस्थान मुगल संबंध। चौथा है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। और 5वां है राजस्थान का एकीकरण। अगर यहाँ से बात करें तो प्रत्येक टॉपिक से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर बात करें 8वीं से 18वीं शताब्दी के इतिहास में, यहाँ पर आपकी गुजर प्रतिहार भी है, अजमेर के चौहान भी है, दिल्ली के सल्तनत के साथ संबंध भी है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जैसा कि यहाँ पर राजस्थान के मुगल और मेवाड़,
जो संबंध है इसमें केवल एक ही टॉपिक है। इसमें हमें 6 शासकों के बारे में पढ़ना है और 6 शासकों का मतलब यह है कि यहाँ पर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन और राय सिंह, इन 6 शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। अब 6 शासक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसकी ही बात करता हूँ। अगर यहाँ पर बात करें तो इससे अगर आपके यहाँ पर देखोगे तो इससे अभी तक इस टॉपिक से राजस्थान के मुगल और जो आपके संबंध है, अगर यहाँ से बात करें तो इस टॉपिक से आपके 2010 से लेकर 2024 तक अभी तक आपके कोई सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। और इस टॉपिक से अगर बात करें जैसे आपके हैं राजस्थान और मुगल जो संबंध है, इस टॉपिक से अगर बात करें तो अगर यहाँ 2010 से लेकर 2024 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए किसमें, ग्रेड सेकंड में, तो बात करता हूं यहाँ पर आपके कुल मिलाकर यहाँ पर अब तक आपके इस टॉपिक से 26% पूछे गए। कितने? 26% अभी तक आपके यहाँ से पूछे गए। तो ये 26% आपको अच्छे से मालूम होना आवश्यक है। क्यों? कारण यह है कि जो 26% है, इन 26% का विशेष महत्व इसलिए है कि बहुत सी बार इन 26% में से ही वैसा का वैसा ही प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाता है। जैसा बहुत सी बार हुआ है, इन 26% में से ही वापस प्रश्न रिपीट होता है। अगर रिपीट नहीं होता है तो इन 26% के माध्यम से हमें मालूम चल जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा अभी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 26 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, आप यहाँ पर विश्लेषण करना और आपको मालूम चल जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक एक टॉपिक के पूरे प्रश्न लोगे और प्रश्न लेने के बाद में आप उनका विश्लेषण करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से विश्लेषण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान देना। जैसा कि मैं यहाँ बात करूँगा एक एक चीज की, तो समझना यहाँ पर ये है आपके राजस्थान मुगल संबंध के जो आपके यहाँ पर है आपके 6 शासक कौन कौन से, राणा सांगा है, प्रताप है, राज सिंह है, मान सिंह है, चंद्रसेन है और राय सिंह है। इन 6 से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है आपके 2010 से लेकर 2024 तक के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे के वैसे ही है। यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन के बारे में समझोगे, आप पूरा ही सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करोगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, अकबर के द्वारा प्रताप से मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु गठित तरते शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया। अब देखो यहाँ पर तरते शिष्टमंडल, अब यहाँ पर आपके तरते पूछा गया है तो कभी हो सकता है आपके प्रथम पूछे, कभी आपके द्वितीय पूछे, कभी आपके यहाँ पर चतुर्थ पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। आपके यहाँ पर तरते पूछा तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको चारों ही शिष्टमंडल आपको याद करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं यहाँ बताऊं आपके, अब अकबर ने यहाँ पर आपके अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने? 4। पहला कौन था? पहला यहाँ पर बात करें जल्लाल खां, कौन था? जल्लाल खां था। दूसरा कौन था? मान सिंह थे, मान सिंह। तीसरे कौन थे? भगवंत दास तीसरे थे। चौथे कौन थे? टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। ये 4 शिष्टमंडल थे। अब आप याद कैसे करोगे? देखो भगवंत दास में त है और किसी में आपके यहाँ त नहीं मिलता। त से क्या बन रहा है आपके? तीसरा। त से क्या बन रहा है आपके यहाँ पर? तीसरा। त से तीसरा, यानी कि भगवंत दास तीसरे शिष्टमंडल में शामिल थे। अगर बात करें मान सिंह और भगवंत दास, तो भगवंत दास के पुत्र कौन थे? मान सिंह थे। तो दोनों पास पास में रहेंगे, पिता और पुत्र, दोनों पास पास में रहेंगे, पिता और पुत्र साथ में रहेंगे। अब पहला कौन था? जल्लाल खां था। इस तरह से आपको यहाँ पर शिष्टमंडल आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। आपको चारों ही शिष्टमंडल आपको यहाँ पर याद होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन पहला यहाँ से हमें याद हो रहा है, इन चीजों को आप यहाँ पर देखते जाओगे। इसी तरह से बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा तो कौन सा? यहाँ पर आपके बीकानेर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके यहाँ पर आमेर का पूछ ले। अगर आमेर का पूछेगा तब कौन सा रहा? यहाँ बीकानेर का पूछा कि अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा में रहा, तो यहाँ बीकानेर का भी रहा था। कौन रहा था? राय सिंह रहा था। और यहाँ पर अगली बार आपके यहाँ पर आमेर का आ सकता है, तो आमेर का कौन रहा? आमेर का रहा आपके मान सिंह। मान सिंह भी रहा था अकबर और जहांगीर के दोनों की सेवा में ही रहा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला है महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। अब महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 से 1680। अब यहाँ पर राज सिंह का शासनकाल पूछा गया, इसीलिए आपको राणा सांगा का शासनकाल हुआ, प्रताप का शासनकाल हुआ, राज सिंह का शासनकाल हुआ, मान सिंह का हुआ, चंद्रसेन का हुआ, राय सिंह का हुआ। 6 के 6 शासकों का जन्म
उनका शासनकाल आपको याद होना आवश्यक है। जिसे राणा प्रताप है, राणा प्रताप बने कब बने, 1572 में शासक बने और 1597 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से राज सिंह की बात करेंगे, राज सिंह यहाँ पूछा तो 1652 में शासक बने और 1580 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह मान सिंह है, मान सिंह 1589 में शासक बने और 1516 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से चंद्रसेन, राय सिंह, इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। जन्म कब हुआ, ये चीजें आपको, क्योंकि 6 ही शासक है तो 6 शासकों के बारे में आपको यहाँ पर याद होना आवश्यक है। इसी तरह उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 का मनसब प्रदान किया। 7000 का मनसब केवल 2 ही थे, बाकी 7000 से जितने ज्यादा मनसब थे वो केवल मुगल सम्राट थे। उन मुगल सम्राटों के पुत्रों को ही प्राप्त होते थे, बाकी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अगर मुगल साम्राज्य में बात करें तो 7000 का मनसब केवल 2 ही व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, वो भी राजघराने के अलावा। कौन कौन से, एक तो राजा मान सिंह थे, एक कोका अजीज थे। कोका अजीज और मान सिंह को तो अकबर ने फरजंद की उपाधि भी दी थी। फरजंद का मतलब क्या होता है, पुत्र। अब यहां पर बात करेंगे अकबर ने कौन कौन सी उपाधि दी। जैसा कि बात करता हूं मैं, अभी बात करूंगा, बहुत से क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन यहां पर देखते जाने हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के अलावा दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता कर दिखाई, तो कौन कौन से हाथियों ने भाग लिया। अब जैसे यहां पर हाथी है, कौन कौन से, लूणा है, राम प्रसाद है, गजमुक्त है, गजराज है, आदि हाथियों ने भाग लिया। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देना, इसमें तो आपके ऑप्शन में 4 ही थे, लेकिन अगर यहां पूछे कि जैसे आपके महाराणा प्रताप बात करें, जैसे यहां पर ये 4 थे, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। लेकिन यहां पर मैं पूछ लूं आपसे कि आपके जैसे महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप किस घोड़े पे थे, तो वो चेतक घोड़े पे थे, चेतक घोड़े पर सवार थे। इसी तरह मैं पूछूं कि आपके मान सिंह थे, तो मान सिंह कौन से हाथी पर सवार थे, तो मान सिंह का जो हाथी का नाम था वो था मर्दाना। कौन सा था, मर्दाना। अब यहां पर बात करें तो जो प्रताप के सेना में एक हाथी था वो था राम प्रसाद। कौन सा था, राम प्रसाद। अब राम प्रसाद जो हाथी था, ये राम प्रसाद हाथी मुगलों के पास चला गया। कहां पर चला गया, मुगलों के पास चला गया, और जाने के बाद में मुगलों ने इसका नाम, राम प्रसाद का नाम क्या रखा, तो पीर प्रसाद इसका नाम रखा। क्या नाम रखा, पीर प्रसाद इसका नाम रखा। ये इस तरह से भी आ सकते हैं, जैसा कि महाराणा मान सिंह का हाथी का नाम क्या था। ये क्वेश्चन वहां से ही पुटअप हो रहे हैं। आपको इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को यहां पर विश्लेषण करना है, आपको देखना है, पूरा का पूरा आपका सिलेबस यहां से हो जाएगा, आपका कोई पढ़ने की एक्स्ट्रा रहेगी नहीं। तो इस तरह से आपको यहां पर करना है। आगे बात करते हैं, आगे देखो, अकबर ने अपनी राजधानी अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सौंपा। अब 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। कब लगाया, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया। अब नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे उनको अपने अधीन लाना, जिसमें से चंद्रसेन और महाराणा प्रताप उसकी अधीन नहीं आ पाए थे। जब वो नागौर दरबार लगाया तब नागौर में ही अकबर ने एक तालाब का निर्माण करवाया था, उसका नाम है शुक्र तालाब। कौन सा, शुक्र तालाब का निर्माण यहाँ पर करवाया। अब यहाँ पर मैंने बात की, यहाँ पर अब आपके आया, यहाँ के आपके नागौर दरबार आया। कौन सा आया, अब नागौर दरबार आया, तो अब आपकी पूछ सकता है कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया, तो 1570 में लगाया। किसने लगाया, अकबर ने लगाया। और दरबार के समय अकबर ने यहाँ पर किसका निर्माण किया, यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण किया। किसका, शुक्र तालाब का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पर चंद्रसेन और राणा प्रताप दोनों ही इसकी अधीनता में नहीं आए, और नहीं आने के बाद में क्या हुआ कि जो चंद्रसेन जो मारवाड़ का शासक था, जोधपुर का शासक था, तो जोधपुर से निकल गया। बाद में जोधपुर को किसने, अकबर ने 1572 से लेकर 1574 तक बीकानेर का जो शासक था राय सिंह को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, राय सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक नियुक्त कर 2 सालों तक बीकानेर का जो शासक था राय सिंह, वो 2 सालों तक जोधपुर का प्रशासक रहा। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते जाना है। अगला है, मालदेव के पश्चात
मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? अब कौन बनेगा आपके चीफ शासक है, तो कौन बना? चंद्रसेन बना। अब चंद्रसेन क्यों बना? अब देखो यहाँ पर चंद्रसेन से इससे दो बड़े भाई भी थे। कौन कौन? एक तो था उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। और यहाँ पर एक थे राम। दोनों ही चंद्रसेन से बड़े भाई थे, लेकिन मालदेव ने चंद्रसेन को क्या बनाया? शासक बनाया। इस कारण उदय सिंह और राम नाराज हो गए और नाराज होकर ये अकबर के दरबार में चले गए। इस कारण यहाँ पर चंद्रसेन हमेशा भागता रहा और उदय सिंह से इसका युद्ध भी हुआ। किसका? चंद्रसेन से भी हुआ। चंद्रसेन को इतिहास में वो वैसा स्थान नहीं मिला जैसा स्थान महाराणा प्रताप को मिला है। इस कारण इतिहास में इसको भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। किसको? चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा, क्योंकि इसको इतिहास में उस तरह का स्थान नहीं मिल पाया जिस तरह का स्थान राणा प्रताप को मिल पाया था। तो यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल करना है। इसी तरह देखो यहाँ पर प्रताप ने चावड़ की राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा? अब देखो चावड़ की जो राजधानी बनाया कब बनाया था? मेवाड़ ने चावड़ को जो राजधानी बनाया था वो बनाया था यहाँ पर 1585 में बनाया था। अब यहाँ पर चावड़ की बात आए तो यहाँ पर एक बात समझना, मैं यहाँ पर आपको समझना चाहूंगा। अब यहाँ पर प्रताप की राजधानी की बात है, क्या है? राजधानी की बात है। तो राजधानी में अगर बात करें तो पहले अगर यहाँ पर बात करेंगे तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब? हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय जब 1576 में जब युद्ध हुआ तो उस समय प्रताप की जो राजधानी थी कौन सी थी? वो थी यहाँ पर गोकुंदा। कौन सी थी? गोकुंदा इसकी राजधानी थी। और गोकुंदा राजधानी थी तो इस कारण ही हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप की राजधानी गोकुंदा थी। इसी तरह यहाँ पर 1585 में अगर बात करें तो चावड़ को यहाँ पर राजधानी बनाया। कब बनाया? राजधानी बनाया। और आपको एक बात पता होगा 1585 में जैसे ही प्रताप ने चावड़ को राजधानी बनाया उसके बाद में 1585 के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया, एक भी आक्रमण नहीं किया। यानी कि 1585 की राजधानी बनाने के बाद में अकबर ने, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके कि अकबर ने कब किस सन के बाद मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया? तो 1585 के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर एक भी आक्रमण नहीं किया। इसी तरह से आपकी आ सकता है कि चावड़ राजधानी कब बनाया? तो 1585 में बनाया। अब महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई वो कब हुई? यहाँ पर 1597 तक हुई। लेकिन बहुत सी बार ये आता है कि चावड़ राजधानी कब रहा? चावड़ राजधानी अगर आप देखोगे तो आपकी कब तक रहा? मृत्यु के पश्चात भी अमर सिंह, उसके पुत्र अमर सिंह ने भी उसको राजधानी रखा 1615 तक। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, कौन से राजपूत सरदार, अब देखो यहाँ पर कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ और एक हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। इन दो युद्धों में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन से सरदार थे। इसी तरह से हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन से सरदार थे ये नाम आते हैं। इन नामों को ध्यान रखना है आपको कि खानवा के युद्ध में और हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन सरदार थे जो दोनों के पक्ष में थे। जैसे राणा सांगा के पक्ष में कौन थे? राजा भारमल थे, विरमदेव मेड़तिया थे। लगभग इसके सेना में लगभग 100 से अधिक सरदार इसकी सेना में थे। किसकी सेना में? राणा सांगा की सेना में, जिसको मैं अलग से वीडियो में आपको ऐप में नाम डाउनलोड कर जो जोड़ दूंगा, वहां पर आप देख लेना पूरा विस्तार से। लेकिन इसको यहाँ पर समझो आप, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने के पश्चात उनका राज्याभिषेक राज चिन्ह किसने धारण किया? तो जला अज्जन ने धारण किया। किसने धारण किया? जला अज्जन धारण किया। इसी तरह से महाराणा, यहाँ पर अब आपके प्रताप आ सकता है कि प्रताप के जाने के बाद में उसका राज चिन्ह किसने धारण किया, ये यहाँ पर आपको समझना है। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? देखो क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, वापस आपको यहाँ पर यही समझना है। जैसे यहाँ पर पूछा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े, और अगली बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े। जैसे राम सिंह तंवर थे ग्वालियर के, बीदा झाला थे, रावत कृष्णदास चौड़ावत थे। ये बीदा झाला ने ही यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पश्चात राज चिन्ह धारण किया था और यहाँ पर जला अज्जन धारण किया था सांगा का। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर आप एक ही क्वेश्चन समझना है यहाँ पर। इसी तरह से
खानवा के युद्ध में सांगा के सेना में शामिल थे। अब सांगा के सेना में कौन कौन शामिल थे, कौन कौन पक्ष में लड़े? हसन खां मेवाती थे, मालदेव राठौड़ था, मोहम्मद लोधी था, सब इसके पक्ष में थे। बीकानेर के राय सिंह गद्दी पर बैठे, 1574 में बैठे। अब पहले राय सिंह पूछा गया था, अब राय सिंह पूछ लिया। आपके यही यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको इसी तरह से याद करना है। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो राणा पुंज था। कौन था? राणा पुंज था। यहां पर अगर बात करते हैं तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? हरावल में, चंदावल में, वामावर्त में और दक्षिणावर्त में। हरावल का कौन था? यह अलग अलग था। बेल सेना का कमांडर कौन था? तो बेल सेना का राणा पुंज था। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी स्थापित की। कौन सी की? चावड़ की। क्वेश्चन पहले भी आ गया, वापस यही क्वेश्चन आया। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 का जात और 6000 मनसब सवार प्रदान किया? 7000 का सवार और 6000 मनसब सवार प्रदान किया 1605 में। केवल 2 ही व्यक्ति थे। कौन कौन? एक तो अजीज कोका और कौन? मानसिंह, जिनको अकबर ने सर्वोच्च मनसब दिया था। कब दिया था? 7000 दिया था, लेकिन कब दिया? यहां पर दिया 1605 में। 1605 में ही अकबर की यहां पर मृत्यु हुई थी। इसी तरह खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में कौन लड़े? देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है वापस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। कल्याणमल थे, पृथ्वीराज थे, रायमल थे। अकबर के संरक्षण में मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? अब मानसिंह का, जब मानसिंह, देखो यहां पर मानसिंह की बात आई है। अब मानसिंह की बात आई है तो आपको यहां पर पता होगा कि मानसिंह, जो मानसिंह थे, तो मानसिंह का जो जन्म कब हुआ? मानसिंह का जन्म हुआ 1550 में। ठीक है, कहां हुआ? मोजमाबाद में। मोजमाबाद में। अब मोजमाबाद में इसका जन्म हुआ तो मानसिंह की भविष्यवाणी की गई थी कि इसको, मानसिंह को राज परिवार से दूर रखा जाए। कितने सालों तक? 12 सालों तक इसको भविष्यवाणी की गई कि मानसिंह को पैदा होने के बाद में इसको राज परिवार से 12 सालों तक इसको दूर रखा जाए। इसलिए आमेर से दूर मानसिंह को मोजमाबाद में रखा गया। कब तक? 1562 तक। 1562 तक 12 साल तक दूर रहा और 12 साल में, 12 वर्ष की आयु में ये अकबर के पास चला गया। कहां पर चला गया? अकबर के संपर्क में आया प्रथम बार। कब आया? प्रथम बार। और अकबर के साथ इसका जो पहला सैन्य अभियान था, अगर यहां बात करें पहला जो सैन्य अभियान था मानसिंह का, वो कौन सा था? तो मानसिंह का जो पहला सैन्य अभ्यास था वो रणथंभौर का था। रणथंभौर का सैन्य अभियान था। अब आपके यहां पर पूछा गया रणथंभौर का शासक कौन था? तो वहां पर आपके सूरजनहाड़ा था। कौन था? सूरजनहाड़ा। तो सूरजनहाड़ा वहां का शासक था। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा? देखो यहां पर क्वेश्चन, यहां पर देखना, क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि अकबर के संरक्षण में मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो यहां पर सूरजनहाड़ा था। अगली बार आपके पूछ सकता है कि आपके यहां पर आपको सूरजनहाड़ा पूछा गया कि मानसिंह का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? तो वो था सूरजनहाड़ा के विरुद्ध। लेकिन अगली बार अब आपके पूछ सकता है कि मानसिंह का प्रथम सैन्य अभियान किसके कहां था? तो प्रथम सैन्य अभियान कहां था? तो यहां पर था रणथंभौर के दुर्ग में। कहां पर था? रणथंभौर के दुर्ग में इसका प्रथम सैन्य अभियान था। अगला है एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, अकबर के समय राय सिंह, यहां पर है अकबर के समय, यहां पर है अकबर के समय राय सिंह किन सैन्य अभियानों में शामिल रहा? तो राय सिंह, अगर आपको यहां पर मानसिंह और राय सिंह के सैन्य अभियान आपको ध्यान देना है तो राय सिंह बलूचिस्तान में भी रहे, कंधार में भी रहे, काबुल में भी वहां पर सैन्य अभियान में रहे। अब आपके यहां पर जिस तरह राय सिंह का पूछा गया तो मानसिंह का पूछ सकता है। अगर यहां पर मैं मानसिंह की बात करूंगा, जैसे मानसिंह है तो मानसिंह की बात करें तो मानसिंह को, जैसे अब मानसिंह को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया। जैसे यहां पर मानसिंह बात करें तो यहां पर आपके कंधार के सूबेदार
सूबेदार भी रहे, यहाँ पर बंगाल के सूबेदार भी रहे, यहाँ पर बिहार के सूबेदार भी रहे, यहाँ पर इन 3 जगहों के सूबेदार रहे। कौन रहे? यहाँ पर मान सिंह। लेकिन मान सिंह यहाँ पर बहुत सी बार आता है कि उड़ीसा के, तो यहाँ पर बात करें उड़ीसा के मान सिंह सूबेदार नहीं रहे। उड़ीसा को यहाँ पर अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य में, अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य में मिलाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मान सिंह थे। तो जो अकबर के समय उड़ीसा मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन मान सिंह ने उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। और जब बिहार के जब सूबेदार थे कौन? मान सिंह, तो बिहार के सूबेदार के समय ही इनके पिता की मृत्यु 1589 में हो गई थी। किनकी? भगवान दास की जो मृत्यु है वो यहाँ पर 1589 में हो गई थी, और मान सिंह उस समय बिहार के सूबेदार थे। इसी कारण मान सिंह ने बिहार की जो राजधानी थी पटना में ही अपना राज्याभिषेक 1589 में करवाया था। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, एक एक चीजों पर यहाँ पर आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है। इसी तरह मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा का, सुलेमान और केदार राय को पराजित किया? तो बंगाल की सूबेदारी के समय इन्होंने इसको पराजित किया था। राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो मोहम्मद खिलजी सेकंड था। मान सिंह 1587 से लेकर 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो बिहार के थे। मैंने आपको बताया था अभी कि 1589 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक वहां पर बिहार में करवाया था। तो आपको मान सिंह और राय सिंह दोनों के ही आपको प्रांतों को ध्यान रखना है। जिस तरह से आपको हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध में आपको ध्यान रखना है कि प्रताप की सेना में कौन कौन सा मिलते, संगा की सेना में कौन कौन सा मिलते। इसी तरह से आपको मान सिंह और राय सिंह के आपके सैन्य अभियानों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आमेर के मान सिंह ने मुगल सेना नायक के रूप में काम किया। तो काबुल में काम किया, बंगाल में भी काम किया, बिहार में भी काम किया, उत्तर पश्चिम प्रांत में भी काम किया। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहां का शासक था? तो ताज खां कहां का शासक था? यह जालोर का शासक था। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से सांगा को शांति समझौता का प्रस्ताव भिजवाया था? तो रायसेन के सिलादी तंवर के माध्यम से अपना संदेश जो समझौता भिजवाया था। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजछिन में एक और भील दूसरी ओर राजपूत अंकन की प्रथा किस शासक के काल से प्रारंभ हुई? तो प्रताप के शासन काल से ही प्रारंभ हुई कि एक और तो भील अंकन है और दूसरी तरफ राजपूत अंकन की जो प्रथा है वो प्रताप के से ही प्रारंभ हुई। अब ये क्वेश्चन किसके हुए? अगर बात करें तो ये क्वेश्चन हुए आपके यहाँ के राजस्थान मुगल मेवाड़ के। अब इसी तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे आपके 1897 क्रांति के देखेंगे, किसान जनजाति आंदोलन के देखेंगे, प्रजा मंडल के आंदोलन के देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण की देखेंगे। इस तरह से प्रत्येक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके अधिकांश क्वेश्चन तो आपके, जिसे मैंने यहाँ पर आपके कुल मिलाकर आपके 22-23 क्वेश्चन है। अब 22-23 क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और बहुत सी बार तो ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन आपके वहां पर आ सकता है, जिससे आ सकता है कि ताज का कहां का शासक थे, ताज का कौन सा मिली था, कौन क्या था, इन यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपका टॉपिक भी क्लियर होगा, साथ में ही आपका 0 से लेकर आपको 360 डिग्री पूरा अध्ययन आपको यहाँ पर होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसका विस्तार का जो वीडियो है आपके आर्वी मानुषी स्टडी ऐप पर है, इसे वहां पर आप इसका विस्तार का वीडियो वहां पर देख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।